मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में देख लिए हैं और उसके शासक और मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ उस क्लास को भी हम लोग देख लिए हैं। और इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद जिस वंश का उदय हुआ वह शुंग वंश था। तो आज की क्लास में हम लोग शुंग वंश के बारे में देखेंगे। तो शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से लेके 73 ईसा पूर्व तक शासन किया, लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। कौन? शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जो 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक जो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में मौर्य का शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य का सेनापति थे, यानी जो मौर्य वंश थे, मौर्य वंश था उसी का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और क्या हुआ? देखा कि बृहद्रथ क्या हुआ? कमजोर पड़ा और उसी समय क्या किया? उसका हत्या कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर लिया। पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया, यानी जो पुष्यमित्र राजा बना तो 36 वर्षों तक शासन किया। इसने 2 बार यवनों से संघर्ष किया था। उस समय जो यवन राजा था, यवन राजा से 2 बार संघर्ष किया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। प्रथम यवन में, यानी प्रथम यवन युद्ध हुआ था उसमें यवन सेना का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था। कौन? यानी जो प्रथम शुंग यवन जो युद्ध हुआ था उसमें यवन सेना का जो नेतृत्व था डेमेट्रियस ने किया था। द्वितीय यवन शुंग युद्ध का वर्णन कालिदास की जो रचना है मालविकाग्नि मित्रम। कौन? मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास की रचना है उसी में द्वितीय यवन शुंग जो है युद्ध का चर्चा मिलता है। किसके कहाँ मिलता है? तो कालिदास की जो रचना है मालविकाग्नि मित्रम उसी में मिलता है, जो द्वितीय यवन शुंग का जो युद्ध हुआ था उसमें, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के सेना का नेतृत्व उसके पौत्र वसुमित्र ने किया था। यानी जो द्वितीय यवन युद्ध हुआ था उसमें शुंग वंश के सेना का नेतृत्व पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने किया था। और इसमें यह युद्ध सिंधु नदी किनारे हुआ था। का यह जो युद्ध हुआ था सिंधु नदी किनारे हुआ था और यवन सेनापति जो मेनांडर था उसका हार हो गया। का जो यवन सेनापति मेनांडर था उसका क्या होगा? यहाँ पे हार हो गया। और द्वितीय शुंग यवन युद्ध का जो नेतृत्व था शुंग वंश की ओर से सेना का नेतृत्व पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने किया था और यवन सेना का नेतृत्व मेनांडर ने किया था। और यह युद्ध सिंधु नदी के तट पर हुआ और यहाँ पे मेनांडर की हार हुई। क्या? मेनांडर की हार हुई। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कौन? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जैसे हम लोग रामायण भी देखते हैं तो देखते हैं उसमें क्या है? राम जी अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है? राजा अपने शक्ति का परीक्षण करता है कि हमारा शक्ति कहाँ तक है ना। और जो इसमें अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ जब संपन्न हो जाता है तो एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उस घोड़ा को जो पकड़ेगा उसके साथ क्या होता है? राजा का युद्ध होता है। और वह घोड़ा जहां तक चला जाता है, अगर कोई नहीं पकड़ता है तो राजा का क्या होता है कि राजा को जब साम्राज्य का विस्तार होता है, राजा वहां पर जहां तक घोड़ा जाता है वहां तक अपना क्या करता है? अपना साम्राज्य समझता कि हमारा साम्राज्य हो गया। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था जिसके पुरोहित पतंजलि थे। यानी उस पूजा को कराने वाले जो ब्राह्मण थे कौन थे? पतंजलि थे। कौन? अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था उसका जो पुरोहित पतंजलि थे। यज्ञ के बाद घोड़े छोड़े गए। अब क्या हुआ? यहाँ पे भी यज्ञ हुआ और क्या हुआ? घोड़ा छोड़ा गया। इस घोड़े को यवनों ने पकड़ लिया। भाई आप समझिए, आप ही अगर घोड़ा को पकड़ लिया जाएगा तो क्या होगा? युद्ध होगा राजा के साथ। और यह युद्ध हुआ किसके? पुष्यमित्र शुंग और यवनों के बीच में हुआ, जिसमें यवन पराजित हो गए। क्या हुआ? यवन पराजित हो गए। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के विरोधी था। पुष्यमित्र शुंग था ना, कट्टर ब्राह्मण था। कौन था? कट्टर ब्राह्मण था। और क्या था? यह बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसलिए अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों का क्या नष्ट कर दिया। क्या किया? नष्ट कर दिया। और जो भी बिहार था उसको जला दिया
और जो बौद्ध भिक्षु था उसको मौत का घाट उतार दिया। क्या था? मौत का घाट उतार दिया। वही देखिए, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म विरोधी था तथा ब्राह्मण धर्म का अनन्य समर्थक था। अनन्य मतलब बहुत बड़ा, अनन्य मतलब बहुत बड़ा समर्थक था। किसका? ब्राह्मण धर्म का। इसने अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। क्या? 84,000 जो स्तूप बनवाया था आजीविकों के लिए, उसको क्या किया? नष्ट कर दिया। कौन? पुष्यमित्र शुंग। विहारों को जला दिया। विहार जो था, जहां पे विहार, जहां पे क्या होता? वर्षा के समय पे क्या होता? जहां पे बौद्ध भिक्षु रुकते थे, जो उसका घर समझिए उसका एक तरह का घर ही होता था जहां पे रुकते थे, उसको क्या किया? जला दिया और बौद्ध भिक्षुओं को मौत का घाट उतार दिया। जो भी बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म का अपराध, उसे क्या किया? मौत का घाट उतार दिया, मार दिया। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर पहली बार ब्राह्मण सत्ता की स्थापना किया। अभी तक जो था मगध पर हम लोग देखे थे कि ब्राह्मण का सत्ता स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो 185 ईसा पूर्व में जो शासन स्थापित किया, सत्ता स्थापित किया, वह ब्राह्मण सत्ता था। वह पहली बार मगध पर ब्राह्मण सत्ता की स्थापना किया। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने किया। इसी के काल में पाणिनि के अष्टाध्यायी पर, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है, उसी पर क्या कहता? पतंजलि द्वारा महाभाष्य लिखा गया। किसके शासन काल में? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है, उसी पर पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया। ठीक है। मनु ने मनुस्मृति की रचना इसके काल में ही किया। देखिए, मनुस्मृति की रचना मनु ने किया था। कब? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही किया था। पुष्यमित्र शुंग का विधि वेता था। समझते हैं ना? विधि का ज्ञाता कौन था? मनु था। यानी पहले सबसे पुराना अगर पूछा जाए कि जो विधि वेता था तो मनु को माना जाता है। और उसके जो ग्रंथ था मनुस्मृति, वही क्या था? उसी के अकॉर्डिंग लोगों का क्या होता था? न्याय निर्णय किया जाता था। न्याय निर्णय किया जाता था। और मनुस्मृति में ही कहा गया है, अगर निम्न जाति का कोई व्यक्ति उच्च जाति के पेशा को अपनाता है, यानी मनुस्मृति के अनुसार मनु कहता है, जो पुष्यमित्र शुंग का क्या था? विधि वेता था, यानी कानून का मंत्री था। वह कहता है कि अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति है और उच्च जाति के पेशे को अपनाता है, तो राजा को यह करना चाहिए कि वह उसके संपत्ति को जब्त कर ले। क्या करे? उसके संपत्ति को जब्त कर ले और उसको देश से निकाल दे। ये मनुस्मृति में कहा गया है। मनु के अनुसार अगर निम्न जाति का कोई व्यक्ति उच्च जाति का पेशा अपनाता है, तो राजा को चाहिए कि उसके संपत्ति को जब्त कर ले और देश से निकाल दे। क्या करे? उसकी संपत्ति को जब्त करे और देश से निकाल दे। यानी निम्न जाति का जो व्यक्ति है उच्च जाति के पेशे को नहीं अपना सकता था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। क्षत्रियों का कार्य राजा के लिए सशस्त्र उपलब्ध कराना होता था। यानी क्षत्रियों का कार्य क्या था? तो राजा जो है उसके लिए क्या करे? हथियार उपलब्ध कराए। क्या करे? राजा के लिए हथियार उपलब्ध कराए। उस समय मनुस्मृति में कहा गया है। कहा? तो मनुस्मृति में कहा गया है कि जो क्षत्रियों का कार्य होना चाहिए, राजा के लिए हथियार यानी शस्त्र उपलब्ध कराना होना चाहिए। ब्राह्मणों को विपरीत परिस्थितियों में अपने पेशे को बदलने का अधिकार था। यानी मनुस्मृति में कहा गया है कि जो ब्राह्मण है अगर विपरीत परिस्थिति पर आता है तो क्या कर सकते हैं? वो अपने पेशे को बदल सकता है। लेकिन निम्न जाति का जो व्यक्ति है अपने पेशे को क्या कर सकता है? नहीं बदल सकता है। अगर बदलेगा तो उसके संपत्ति को राजा को क्या करना चाहिए? जब्त करना चाहिए और उसको देश से निकाल देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण जो है अगर विपरीत परिस्थिति आता है तो क्या करेगा? अपने पेशे को बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कि पंडिताई कर रहा है और पंडिताई लोग कराना बंद कर दिए तो क्या करेगा? वो खेती बाड़ी कर सकता है, यानी अपने पेशे को बदल सकता है। लेकिन निम्न जाति का व्यक्ति अपने पेशे को नहीं बदल सकता है, मनुस्मृति में कहा गया है। शूद्रों का कार्य, देखिए हम लोग मनुस्मृति के बारे में पढ़ा कि मनुस्मृति में कहा गया कि शूद्रों का कार्य तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना होता था। यानी शूद्रों का कार्य कुछ नहीं है, क्या करे? जो ऊपर के तीनों वर्ण है उसकी सेवा करे। क्या करे? उसकी सेवा करे। उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्याओं से विवाह कर सकता था। यानी उच्च जाति का जो पुरुष है क्या कर सकता है? निम्न जाति के महिलाओं से विवाह कर सकता है। क्या कर सकता है? विवाह कर सकता है, जिसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। यानी अगर उच्च जाति का कोई पुरुष निम्न जाति की महिला से विवाह करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है। और कोई निम्न जाति का पुरुष
उच्च जाति की महिला से शादी करेगा उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं, यानी उल्टा। ये सीधा नहीं है, प्रतिलोम मतलब क्या, उल्टा, ये उल्टा हो गया। लेकिन उच्च जाति का जो पुरुष है निम्न जाति में शादी करेगा वो सही है, वो क्या सीधा है, यानी अनुलोम विवाह है। लेकिन जब निम्न जाति का कोई पुरुष उच्च जाति के महिला से शादी करेगा तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा गया। प्रतिलोम मतलब उल्टा उल्टा होता है, समझ लीजिए। प्रतिलोम विवाह उसको कहा जाता था, प्रतिलोम विवाह। मनु ब्राह्मणों को शूद्र कन्याओं से विवाह करने की अनुमति देता है। क्या करता है, जो मनु है वो भी क्या है, ब्राह्मण समर्थक है। कहता है कि जो ब्राह्मण लोग है वह निम्न जाति के कन्याओं से क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निम्न जाति का जो पुरुष है उच्च जाति की महिलाओं से विवाह नहीं करे, वो बात मनुस्मृति में नहीं कहा है। लेकिन कहा है कि अगर उच्च जाति का कोई व्यक्ति है, ब्राह्मण है, तो वह निम्न जाति की क्या कर सकता है, कन्याओं से विवाह कर सकता है। लेकिन मनुस्मृति में कहा गया है कि पत्नी छोड़ने वालों पर दंड का भी सलाह देता है। यानी मनु क्या करता है कि कहता है कि अगर जो कोई शादी कर लिया और पत्नी को छोड़ता है तो उसको दंड देना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, राजा को उसको दंड देना चाहिए। पुष्यमित्र शुंग के ही काल में शुंग वंश में क्या हुआ था, विधवा विवाह और निग्रोध प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह तो हम लोग समझते हैं, क्या विधवा विवाह समझते हैं, जब क्या होता है, जब किसी महिला का पति मर जाता है तो जो महिला विधवा हो जाती वो विवाह कर सकती थी, क्या कर सकती थी, विवाह कर सकती थी। निग्रोध प्रथा, निग्रोध प्रथा क्या भाई, देखिए यहाँ पे निग्रोध प्रथा यानी किसी महिला का, समझ लीजिए क्या होता है, संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, या जिस महिला का शादी हुआ है अगर उसका पति मर जा रहा है तो क्या करेगी, अपने ही उसकी देवर से जब शादी कर लेती थी उसको निग्रोध प्रथा कहा जाता था। या संतान नहीं होता था तो उसके साथ जो संबंध बनाती थी उसको निग्रोध प्रथा कहा जाता था। उसके साथ संबंध बनाकर संतान उत्पन्न कर सकती थी, यह निग्रोध प्रथा था। तो ये दोनों जो था, विधवा विवाह और निग्रोध प्रथा जो था, शुंग काल में प्रचलित था। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।